नमस्कार। डेली 30 कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 6 मई और 6 मई का आज का डेली 30 कार्यक्रम जो है वो करंट अफेयर के साथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सम्मिलित करते हुए डिस्कस किया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके अंतर्गत पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो वर्ल्ड बैंक है। एक दूसरा है IMF, यूरोपियन यूनियन और WTO। ये चार संगठन पे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। बाकी ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी अनवरत तौर पर। आप इससे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कास्ट ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको IES प्रेप एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। बाकी आप लोग अगर कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो इस पोस्ट पर लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और लोगों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है और सारा काम हम कर रहे हैं, आप पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद में 20 प्रश्न हम इन संगठनों पर देखेंगे। इन संगठनों पर जो हम प्रश्न देखेंगे केवल ये नहीं देखेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बल्कि इससे संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, पहला प्रश्न। वह देश जिसके द्वारा नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्षयान लॉन्ग मार्च 5 बी वाहक विकसित किया गया है। अगर आप इस नाम पर ध्यान दें, लॉन्ग मार्च, ये कौन सा देश है जो इस सीरीज को प्रयोग करता है, तो आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। अभी 5 मई 2020 को चीन द्वारा विकसित है ये नई पीढ़ी का मानवयुक्त अंतरिक्षयान, जिसका परीक्षण किया गया है। कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने वाली अपनी पहली उड़ान इसके जरिए भरी है चीन ने। कोविड 19 में पूरी दुनिया को फंसाकर चीन अपने डेवलपमेंट काम कर रहा है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है। ये बैंक क्या है, इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक भी यही है। ये जो बैंक है इसमें भारतीय व्यक्ति हैं जो अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए हैं। ट्रंप ने इनको चुना है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 मई को यह दिवस इस बार मनाया गया, लेकिन हर वर्ष ये 5 मई को नहीं मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ये मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। जिस तिथि को ये मंगलवार पड़ेगा उसी तिथि को मनाया जाएगा। जैसे अगले साल की अगर हम बात करें तो अगले साल ये जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा कितनी तारीख को, आप कैलकुलेट करके बताएंगे। इस बार अगर ये 5 मई को पड़ा है तो अगले बार कब पड़ेगा, रीजनिंग का ये प्रश्न है, आप बताइएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अस्थमा रोग के बारे में अगर बात करें तो श्वास संबंधी ये रोग है। श्वास संबंधी ये रोग जो है इसमें एलर्जेटिक कण जो होते हैं, अगर आपके नाक में चले गए, आपको किसी तरह से एलर्जी हो गई तो आपको ये परेशान करते हैं। किताबों की धूल, बहुत दिन से किताबें रखी हुई हैं, धुआं, या फिर कोई भी डस्ट आपके नाक में जाती है तो ये समस्या खड़ी करती है। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को ये रोग होता है, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बूढ़ा है, सब लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अस्थमा रोग अगर आपसे पूछा जाए कि ये आनुवंशिक होता है तो आनुवंशिक ये हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है, लेकिन आनुवंशिक ही अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं है। ही और भी का अंतर आप समझिएगा। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन एलर्जी से बचा जाए यही इसका एक इलाज है। एंटी एलर्जिक दवाएं आप लेते हैं तो इसमें रिलीफ मिलती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लॉन्च पोर्टल गरुड़ का पूर्ण रूप क्या है। अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जो उसका महानिदेशालय है, उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है, गरुड़। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। कोविड 19 के तहत बहुत बार आप देखते होंगे गरुड़ क्या करेगा, आप ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोविड 19 के तहत आपने देखा होगा कि ड्रोन से बहुत बार निगरानी की जाती है, अनाउंसमेंट किए जाते हैं, सैनिटाइजेशन किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो ये किसी अनुमति के तहत चल रहे हैं, किसी निगरानी के तहत चल रहे हैं, या फिर ऐसे, इस चीज की कौन देगा अनुमति, वही ये गरुड़ पोर्टल काम करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट या जहां पर भी मेन शहरों में इसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर इसके तहत अनुमति ली गई या नहीं, कोई अनवांटेड गतिविधि एक्टिविटी वहां पे नहीं हो रही है, ये कैसे आप पुख्ता कर पाएंगे। इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि इससे अनुमति दिया जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया गया।
भारतीय नौसेना की बात हो रही है। नौसेना भी कोविड-19 के तहत एक्टिव हो गई है और इसने अभी समुद्र सेतु अभियान चलाया है। इसके तहत इसके आप दो याद कर लीजिए, इसके दो सॉरी, एक मिनट, मेरे गले में भी क्या अस्थमा नाम सुन के खराश हो गया? नहीं, मुझे गले की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो इसके दो आईएनएस जलस्व और मागर ने मालदीव के माले के बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया है। ये दो यान जो हैं यहाँ से गए हैं, जलयान, और ये वहां से लोगों को लेकर आएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, समुद्र सेतु अभियान ये चलाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है, कौन सा ये देश है? कोविड-19 पे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश या कोई भी वैज्ञानिक इसको बनाने में सफल होता है तो विश्व के समस्त महत्वपूर्ण पुरस्कार उस साल के इन्हीं को दे देने चाहिए। सारे प्राइज इन्हीं को दे देने चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा आविष्कार नहीं होगा, छोटा शोध नहीं होगा। दवा विकसित करना, एंटीबॉडी विकसित करना, वैक्सीन विकसित करना बहुत बड़ा काम है, और ये दावा किया है इसराइल ने। 5 मई को इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की, और उसने कहा कि मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक है। एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडॉट हो सकता है, जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए आगे क्या होता है। अगला प्रश्न, निगाह नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? निगाह कार्यक्रम, निगाह कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये भी कोविड-19 से ही रिलेटेड है। कोविड-19 से रिलेटेड ये हिमाचल प्रदेश की न्यूज आप मान सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की है। निगाह कार्यक्रम के तहत जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर परिवार के सदस्य निगरानी रख पाए और लोग उस पर जागरूक हो पाए। कोई कोविड-19 से पीड़ित तो नहीं है, इसका जागरूकता अभियान इसके तहत चलाया जाएगा, और क्वारंटाइन के बारे में बताया जाएगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना वास्तव में सही है। शुरुआती तौर पर इसका देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 के संदर्भ में गलत अनुवाद हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं इनको तैनात किया गया है कि ये लोगों को जागरूक करें। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर स्टेटमेंट हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने हाल ही में इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही कथन है, ये सिडबी ने ही किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को सिडबी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गई थी। और यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों पे काम करता रहता है। ऐसी गतिविधियां ये करता रहता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई? रूस की एरोस्पेस कंपनी है, उसने अभी घोषणा किया है कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका एम उपग्रह वो लॉन्च करने जा रहा है। और इसका जो पहला संस्करण है वो विकसित कर चुका है और इसे इस वर्ष ही वो लॉन्च करेगा। दूसरा उपग्रह 2023 में वो लॉन्च करेगा, लेकिन पहला 2020 में ही करेगा। तो ये ध्यान रखना है, रूस का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया और रूस के जो रिलेशन है वो हर तरीके से अच्छे हैं, इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अक्सर जो रसिया में डेवलपमेंट होता है तो इंडिया में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लास्ट प्रश्न आज के करंट अफेयर का, फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, किसे नामित नहीं किया गया, यानी इनमें से 3 लोगों को किया गया है। मुख्तार खान, डार यासीन, चन्नी आनंद। अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ेंगे
तो एक ऑप्शन जो सेट किया गया है उसके बारे में आप जानते हैं, और वो भी फोटोग्राफर था। चौथा ऑप्शन है फरहान कुरैशी, डी ऑप्शन। जिस तरीके से थ्री इडियट में बात की गई थी और बोर्ड पर लिखकर रेजुवेशन कुछ ऐसा लिखा गया था ना, और फरहान के नाम को लिखकर कुछ एक शब्द बनाया गया था, वैसे ही मैंने सोचा कि एक डी ऑप्शन भी फरहान कुरैशी, हिटलर कुरैशी का जो बेटा था, उसका बना दिया जाए। इनको नहीं मिला है। अब बात हम कर लेते हैं कि जो ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलित्जर पुरस्कार के रूप में जो ये नामित हुए हैं लोग, इसमें ये कहाँ के, ये कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए इस प्रकार के पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए 54वां पुलित्जर पुरस्कार ये इस बार दिया जा रहा है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता के लिए दिए जाते हैं। केवल पत्रकारिता ही, आप मत ध्यान रखिएगा। 21 कुल श्रेणियां हैं जिनमें ये प्रदान किए जाते हैं। पत्र, नाटक, संगीत, पत्रकारिता। पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता, इसके लिए ये इनको दिया जाता है। पत्रकारिता तो आप जानते ही होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में फोटोग्राफी के लिए ये दिया गया, वहीं के से रिलेटेड ये लोग हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पर प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला ही प्रश्न देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक पे है। डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? अब ये प्रश्न कहां से आया? ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, उससे रिलेटेड ये शब्दावलियां हैं जिन पर प्रश्न बनाया गया है। डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? ये विधि है जीरोइंग मैथडोलॉजी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या हो सकती है? नहीं। लेकिन यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो ये विधि जीरोइंग मैथडोलॉजी है। अब देखिए क्या है ये जीरोइंग मैथडोलॉजी। जो है ये अमेरिका द्वारा, यहां पर ये प्रश्न है अमेरिका द्वारा, यहां पर इसको थोड़ा सा और रिच किया जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका द्वारा डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि, क्योंकि हो सकता है ए ऑप्शन पे कंफ्यूजन हो, इसको बाद में मैं अपडेट करूंगा। यहां अमेरिका के द्वारा लिखा जाना चाहिए था। तो ये इसका सही उत्तर है जीरो मैथडोलॉजी। और ये है क्या? अमेरिका डंपिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग करता है, और अमेरिका अपने घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं के आयात को इससे क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये जो विदेशी वस्तुओं का आयात होता है उसको इसके द्वारा, ये जीरोइंग मैथडोलॉजी के द्वारा नियंत्रित करता है। ये प्रश्न ऐसे समझिएगा, अमेरिका के द्वारा, तब ज्यादा सही होगा। अब यहां बताइए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे जो भी विकल्प दिए हैं इसमें एक विकल्प है कि घरेलू सरकार उन वस्तुओं के आयात पर लगाती है जिनकी कीमत उचित बाजार कीमतों से काफी कम होती है। घरेलू सरकार उन वस्तुओं के निर्यात पर कि आयात पर, सबसे पहले यह कंफर्म करिए, आयात पर लगाती है जिनकी कीमत उचित बाजार कीमतों से काफी, ये देखिए यहां पर लिखा है, कम होती है। तो एक तो आयात याद रखिएगा, और उचित बाजार कीमतों से ये काफी कम होती है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी को कहते हैं। इसको एक संरक्षणवादी शुल्क माना जाता है। संरक्षणवादी शुल्क इसको माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, काउंटर वेलिंग ड्यूटी से क्या अभिप्राय है? आप सोचेंगे कि ऐसे प्रश्न संगठन में कभी पढ़ते हैं? अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अधूरी पढ़ाई करते हैं। आपको पूरी पढ़ाई करने का पूरा हक है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। यूपीएससी के लेवल की तैयारी आपकी अब होनी ही चाहिए, क्योंकि पीएससी जो है, खास करके यूपी पीएससी की अगर हम बात करें, तो वो अब जिद पे अड़ा है कि हम लेवल अपना सुधार के रहेंगे। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी से क्या अभिप्राय है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो आयातित वस्तुओं पर सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए लगाया जाता है। आयातित वस्तुओं पर सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए लगाया जाता है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि घरेलू उत्पादों की रक्षा की जा सके। उन्हें काउंटर वेलिंग शुल्क के द्वारा ये काम किया जाता है।
कि जैसे कोई विदेशी उत्पादक सब्सिडी के कारण अपने उत्पादित वस्तुओं को कम कीमत पर निर्यात कर दिया। मान लीजिए चाइना ये सब काम खूब करता है। मान लीजिए कि चाइना ने इंडिया में अपने यहाँ खूब सब्सिडी देके और कोई वस्तु तैयार की और इंडिया में बेच दी और उसकी कीमत रख दी 10 रुपये, और इंडिया में 15 रुपये से नीचे तो वो तैयार ही नहीं हो पा रही है। तब इंडिया ऐसा करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा, जिससे कि ये 10 रुपये की इंडिया में चाइना ना बेच सके। ठीक है, जिससे कि अपने यहाँ की वस्तुओं को संरक्षण प्राप्त हो पाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, समझ गए होंगे। वेटन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं हुई थी? वेटन वुड सम्मेलन से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं संलग्न है, ये प्रश्न है। गैट की संलग्न है, आईएमएफ की संलग्न है, वर्ल्ड बैंक की संलग्न है, यूरोपियन यूनियन की संलग्न नहीं है। और ये जो गैट है यही आगे चल के 1995 में डब्ल्यूटीओ बन जाएगा। वेटन वुड सम्मेलन गैट की स्थापना से तो रिलेटेड है। कब हुआ था ये आप ध्यान रखिए, 1944। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक तो आप जानते ही हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं आधारशिला यहीं से स्टार्ट होती है, और ये सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन इससे नहीं रिलेटेड है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में बर्लिन समझौते के तहत की गई थी। तो पहले तो ये गैट हुआ करता था, बाद में 1995 में एक समझौता हुआ था, उसी के तहत ये की गई थी डब्ल्यूटीओ की स्थापना। लेकिन ये बर्लिन समझौता यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बर्लिन समझौता नहीं था, ये था माराकेस एग्रीमेंट। कौन था? मराकस एग्रीमेंट था। मराकेस इसको बोलते हैं, मराकेस बोलते हैं, जैसा भी उच्चारण आप कर लीजिए। कई बार मुझसे भी उच्चारण गलत हो जाते हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमको बताते हैं कि जा का उच्चारण मैंने गलत किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत उच्चारण मुझे आता है। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी वो बर्लिन समझौते के तहत नहीं हुई थी। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई है ना, हिंदी में तो चेंज किया गया, अंग्रेजी में नहीं चेंज हो पाया। तो मराकस समझौते के तहत हुई थी, पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, अगर इंग्लिश वाले को हटा दिया जाए। और वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। बिल्कुल ये सही है, और इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016, 29 जुलाई 2016 को एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक देश है, ये तो आप जानते हैं। अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था, तो सबसे अंत में यही इसमें अभी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के तहत भारत को वर्तमान में किस श्रेणी के देश के रूप में शामिल किया गया है? कौन सा वो श्रेणी है, कौन सी कैटेगरी है जिसके तहत इसको शामिल किया गया है? वैसे इसको मिश्रित देश के रूप में रखा गया है, एक नाम इसका ये भी होता है कि इसको मिश्रित देश के रूप में रखा गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो निम्न मध्यम आय से मध्यम आय, निम्न मध्यम आय से मध्यम आय की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। और इसी कारण से ये आईडीए और आईवीआरडी, ये क्या होते हैं? आईडीए और आईवीआरडी, इन दोनों से ऋण लेने के लिए ये क्या है? क्वालिफाई है, और ये ऋण ले सकता है, ऋण लेने योग्य देश है। अगर इसको उच्च वाले वर्ग में रख दिया जाएगा तो कैसे ले पाएगा? अगला प्रश्न, आगे अभी सब समझ में आपको आ जाएगा। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। बिल्कुल सही बात है, जो भी पैसे वाला व्यक्ति होता है आजकल उसको महत्व दिया ही जाता है। तो ए ऑप्शन इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। अब दूसरा है, अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिकी ही रहे हैं। ये भी बिल्कुल है, एक परंपरा है। आगे एक प्रश्न में मैंने इसको डाला है, एक परंपरा है कि सारे अध्यक्ष इसके अमेरिका से ही चुने जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता लेनी पड़ती है? अगर विश्व बैंक का सदस्य उसको बनना है, विश्व बैंक का अगर उसको सदस्य बनना है तो सबसे पहले उसको आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ती है। दोनों देशों में इस समय, दोनों संगठनों में, देशों नहीं, दोनों संगठनों में अगर आप देखेंगे सदस्य संख्या बराबर है। वो सदस्य संख्या कितनी है? दिमाग पर आप जोर डालिए, सोचते रहिए, थोड़ी देर बाद अभी मैं इसको बताऊंगा। थोड़ी देर जब आप सोचते रहेंगे, एक चीज मैं बताऊं, जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तब तक ये दिमाग बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा और फालतू के कामों में लगा रहेगा। आप इसको व्यस्त करिए और व्यस्त कर दीजिए ऐसे कामों में कि ये खाली ही ना हो,
और सोचता रहे हमेशा आपकी पढ़ाई के बारे में, ये सोचता रहे आपके सपनों के बारे में, तो ये काम भी करेगा वैसा जो आपके सपने साकार करने के लिए जरूरी है। नहीं तो ये मोबाइल उठाएगा, नेटफ्लिक्स खोलेगा, मोबाइल उठाएगा, वेब सीरीज ढूंढेगा, मोबाइल ये उठाएगा, गाने सुनेगा आजकल के। आप सुनिए काम की चीजें, आप क्लास भी वही देखिए। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप इसको तुरंत बंद करिए। लक्ष्य से जो दूर चीजें ले जाने वाली हैं, जो भटकाने वाली हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये क्लास उपयोगी नहीं है, इसको तुरंत बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी क्लास उपयोगी है तो इसे जरूर देखना चाहिए। आप ये निर्णय खुद करिए कि क्या उपयोगी है क्या नहीं है। पुराने प्रश्न पत्र उठाइए और देखिए, नया पैटर्न उठाइए और देखिए आजकल पूछा क्या जा रहा है, तो दिमाग को व्यस्त रखिए। तो विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं और आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, आप सोचते रहिए थोड़ी देर, अभी मैं बता दूंगा। तो आईएमएफ की सदस्यता अगर आप ले लेंगे तभी आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेने पाएंगे। आईबीआरडी की अगर सदस्यता आप ले लेंगे तो आईडीए और आईएफसी और मीगा की भी सदस्यता मिल जाएगी। अब ये सब क्या है, ये अभी आगे सब आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है, ये भी एक प्रश्न है। शब्द इनर सिक्स जो है ये यूरोपीय सामुदायिक बाजार से संबंधित है। आंतरिक छह इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसका संबंध यूरोपीय समुदाय के 6 संस्थापक सदस्य देशों से है। यूरोपीय समुदाय बाजार की शुरू में स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी रोम संधि के आधार पर, और उसमें 6 जो देश थे, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी, उस समय ऐसे हुआ करता था। तो ये 6 देश उसके जो संस्थापक थे। इनर सिक्स इन्हीं को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, यानी किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य था एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना, एक समान विदेश और रक्षा नीति लागू करना, गृह और न्याय के मामलों के क्षेत्र में साझा संबंधों का विकास करना। साझा किससे, जो इसके मेंबर कंट्रीज होंगे उन्हीं से तो साझा करेगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे इसमें सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है, दिमाग को बिजी करिए, उसको सोचने के लिए मजबूर करिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। और दूसरा स्टेटमेंट है 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। जरा सा सोचिए, क्या शामिल हुआ? ब्रेग्जिट क्या इसीलिए किया गया था? शामिल नहीं, अलग हुआ, और 1 फरवरी से नई सुबह उसके लिए हुई। 31 जनवरी 2020 को वो बाहर हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन संघ का उद्देश्य क्या था जो हमने अभी बताया, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है कि मैं बता दूं। चलिए मैं ही बता देता हूं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स एक स्थान है बेल्जियम में, वहां पर है। कई बार जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो लोगों को लगता होगा इन्हें आता नहीं है, इसीलिए ऐसा पूछ ले रहे हैं। अरे मुझे नहीं आएगा, मैं तुरंत देख लूंगा कहीं से भी, मैं आपके लिए सब करता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न, मजाक की बातें हैं लेकिन मजेदार है। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, क्या? यूरोपीय यूनियन। क्या यह बात सही है? इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। यूरोपीय यूनियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यह विचार करना था आपको। यूरोप के 27 देशों का यह एक राजनीतिक व आर्थिक मंच है। पहले इसमें देश हुआ करते थे 28, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें देश हो गए 27। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, और 1957 में रोम की संधि के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तब से ये कहीं ना कहीं ये अस्तित्व में आने लगा था यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे प्रश्न कहां पूछ लिया जाता है आपसे, ये सीखिए यहां पर। विश्व बैंक समूह में 5 सदस्य संस्थाएं शामिल हैं। कौन सा इसका सदस्य नहीं है? आप विश्व बैंक ही सुनते रहते हैं। विश्व बैंक में 5 संस्थाएं हैं। विश्व बैंक में जो ये 5 संस्थाएं हैं उनमें है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं आईबीआरडी, पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको आप कहते हैं आईएफसी, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या इसमें ये शामिल है? बिल्कुल नहीं शामिल है। और चौथा है निवेश
विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, ये इसमें शामिल है। बाकी कौन सा बचा? एक इसमें और है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा। मीगा का नाम आपने सुना है? तो मीगा है, IBRD है, IFC है, ICSID है, मीगा है, और एक और बच रहा है जिसके बारे में मैंने बताया ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नहीं बताया था, IDA। तो इस तरीके से IBRD, IFC, ICSID, मीगा और IDA, ये 5 है। IMF तो अलग है। हाँ, इसको और किस लिए जाना जाता है कि विश्व बैंक के साथ जोड़ा जाता है, अभी आगे मैं बता रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक और IMF दोनों वाशिंगटन DC में स्थित हैं, यानी कि इनका मुख्यालय यहां पर है। बिल्कुल सही बात है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से एक अमेरिकी होता है, यानी कि जो इसका अध्यक्ष होता है वो एक अमेरिकी होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि परंपरा का अभी हमने आगे शब्द जो ये है यूज किया है और इस पर प्रश्न बनाया है, तो ये दोनों सही बातें हैं। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C। अब ये जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इनको वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में दोनों को निर्मित करने का, दोनों को की आधारशिला रखने का फैसला लिया गया था, और इसीलिए दोनों साथ साथ बनी और एक साथ मिलकर ये काम भी करती हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको किस नाम से जाना जाता है? इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है विटनवर्ड ट्विंस के नाम से इनको जाना जाता है कि ये जुड़वा संतानें उस समय पैदा हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक 20 जुलाई 1944 को स्थापित किया गया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 20 जुलाई 1944 को स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक को। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? मोटो। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इंग्लिश में इसको करिए, बाइलिंगुअल करिए। मेरे पास इस समय स्टाफ नहीं है, जितना काम हो पाता है उस डेली का काम है ना ये, और आप जरा सेट करके देखिएगा 5 क्वेश्चन नए बनाने में आपको कितनी मेहनत लगती है। तो 3-4 घंटे इसी में लग जाते हैं। अंग्रेजी में कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी, क्योंकि बेसिकली मैं जो काम करता हूँ वो हिंदी में करता हूँ। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उसका ग्रामर चेक करने में जो टाइम लगता था, इसलिए वो रह जाता था। चाहे इंग्लिश में करूँ तो हिंदी में, हिंदी में करूँ तो अंग्रेजी में, कन्वर्ट तो उसको करना ही पड़ेगा। इस कारण से मैं उसको नहीं दे रहा हूँ। जितनी जल्दी हो पाएगा मैं ऐसा करूंगा। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। 20 जुलाई 1944 को स्थापित, और वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसका मोटो, और इसका सही उत्तर हो जाएगा C। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक समूह के महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है? विश्व बैंक अकेला नहीं है, पूरा समूह है, उसमें 5 संस्थाएं मैंने आपको बताया, उसके पार्ट है, उन्हीं में से विश्व बैंक भी एक है, समूह का एक पार्ट है विश्व बैंक। तो एक पीढ़ी के भीतर चरम गरीबी को समाप्त करना, क्या इसका ये लक्ष्य है? बिल्कुल सही। और इसका दूसरा लक्ष्य है समृद्धि को साझा करना, किया नहीं, साझा करना। तो समृद्धि को साझा करना और एक पीढ़ी के भीतर चरम गरीबी को समाप्त करना, ये दोनों इसका लक्ष्य है। इस तरीके से C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। A और B दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। IMF आप पढ़ रहे हैं, तो IMF में अगर SDR ना आए तो समझ लीजिए पढ़ाई अधूरी रह गई। SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे IMF ने 1969 में 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया था। बिल्कुल सही बात है। SDR का मूल्य 4 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है, यानी कि एक बास्केट है और इस बास्केट में 4 मुद्राएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 4 मुद्राओं की एक टोकरी है, ये गलत बात है। 4 नहीं, इसमें 5 मुद्राएं हैं। पहले 4 मुद्राएं हुआ करती थी, अगर पुरानी किताबें आप पढ़ेंगे या जहां अपडेट नहीं किया गया वहां 4 आपको मिल जाएंगी। इसमें एक तो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी रेम्सबी, क्या बोलते हैं इसको, रेम्बी, रेमबी, और जापानी एन है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ये 5 हैं। फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमबी, एन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये एक टोकरी में शामिल है। ये 5 मुद्राएं हैं, 4 इसमें नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 27 दिसंबर 1945 को सदस्य बना, क्या यह बात सही है?
बिल्कुल सही बात है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 27 दिसंबर 1945 को अगर सदस्य बना तो ये संस्थापक सदस्य ही है, स्थापना की ही डेट है। और इस तरीके से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी जो स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को बढ़ाने के लिए की गई थी। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। विनिमय दर को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं, इसको स्थिर रखने के लिए की गई थी। जब मैं कहूं बिल्कुल सही है, तब भी सोचा करिए, कभी कभी शक की निगाह से भी मुझे देखा करिए। सत्य की प्राप्ति करनी है तो शक करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट ये जो है ये गलत हो गया, क्योंकि विनिमय दर को बढ़ाने के लिए नहीं, स्थिर रखने के लिए की गई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। वर्तमान में इसको 189 सदस्य हैं, 189 बिल्कुल सही है। और इतने ही सदस्य हैं, मैंने आपको अभी कहा था कि मैं बताऊंगा, इतने ही सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक में। यह ब्रिटन वुड्स ट्विंस में से एक है जो 1945 में अस्तित्व में आया था, यह भी मैंने बोला था व्याख्या में। तो ये दोनों के दोनों सही हैं स्टेटमेंट। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? और ये जारी करने वाला जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमएफ के द्वारा ये जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? जरूर बताएं। टेस्ट सीरीज के लिए 6307281212 ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए सूचना है। और आप पूरी ऊर्जा के साथ इसको अगर देखते रहेंगे तो मैं पूरी ऊर्जा के साथ ऐसे ही कार्यक्रम जारी रखूंगा। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।